पोर्टफोलियो रिव्यू कब और कैसे करें। हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। पोर्टफोलियो रिव्यू पर आते हैं क्योंकि जब भी पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं बाजार के इर्द गिर्द, जब इवेंट्स होते हैं तो बाजार वैसे ही ऋषिकेश रिएक्ट भी करते हैं। हमने बहुत ज्यादा थोड़ा स्विंग भी देखा है, कई बार लोगों के पोर्टफोलियो में रहता है। लॉन्ग टर्म में माफ कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर मे बी फॉर नियर टर्म गोल्स या थोड़े जो नजदीक के गोल्स होते हैं उसमें लोगों को लगता है काफी ज्यादा स्विंग हो गया है, उनका एसेट एलोकेशन काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो गया है। सो कमिंग टू दैट, पोर्टफोलियो रिव्यू क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे किसी टाइम पे? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। पोर्टफोलियो रिव्यू अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे आखिर का पड़ाव होता है उसकी समीक्षा करना या रिव्यू करना। ये एक प्रक्रिया होती है, मैनेजमेंट जो है एक 4 कदम की एक प्रक्रिया होती है जो चालू होती है एक लक्ष्य निर्धारित करने पे। सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित करना होता है, उसके बाद एक रणनीति की रचना करनी बहुत जरूरी होती है, ये दूसरा पड़ाव होता है। तीसरा पड़ाव उसका अमल करना होता है और चौथा पड़ाव जो है, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, उसकी समीक्षा करना। तो आप जब रिव्यू करते हो या समीक्षा करते हो आपके पोर्टफोलियो को, तो आपको पता चलता है कि आप आपके लक्ष्य की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको कुछ कोर्स करेक्टिव एक्शंस करने लेने होते हैं आपकी रणनीति की तरफ, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ जाओ। ये हुआ लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने कहा कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी हमने इतना मार्केट पे डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। उधर भी अपनी रणनीति जो है वो एस्टैब्लिश करनी बहुत जरूरी होती है और लक्ष्य और रणनीति को पकड़ के चलना चाहिए हमने, ताकि हम अपना डिजायर्ड रिटर्न बना सके। तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, रणनीति जो आपने बना के रखी है, एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है, उसको रिव्यू करते रहो पीरियोडिक बेसिस पे, ताकि आपको पता चले आप आपके लक्ष्य की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। एब्सोल्युटली। तो ये इसको बार बार इसका आकलन करना, इसकी समीक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार निवेश कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फिर उसको देखना ही छोड़ दिया। आपको बार बार उसको समझना पड़ेगा कि आपने जिस लक्ष्य के तहत वो निवेश किया था वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऋषिकेश, कई बार जो निवेशक होते हैं वो सिर्फ एक फैक्टर के आधार पर ज्यादा पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं या रिबैलेंस करते हैं, वो रहता है रिटर्न। तो सिर्फ रिटर्न के आधार पर रिव्यू और रिबैलेंस करना क्यों सही नहीं है? क्या आप कुछ उदाहरण से हमें समझा सकते हैं कि आप किसी निवेशक को लगा कि ये किसी एक एक्स फंड में तो काफी अच्छा रिटर्न आया है, तो मुझे अब इसी में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, तो क्या अगले साल, उसके अगले साल भी वो फंड ही टॉप फंड ही साबित होगा? क्या ये एक पैमाना होता है पोर्टफोलियो रिव्यू करने का? जी बिल्कुल स्वाति जी, ये एक पैमाना होता है। रिटर्न अधिकतर रिटर्न की जांच होती है, उसकी समीक्षा होती है, लेकिन रिटर्न के साथ ही साथ रिस्क की समीक्षा करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो रिटर्न में हमने क्या देखना चाहिए, मोस्ट ऑफन देन नॉट क्या होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा गौर दिया जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और उस हिसाब से फंड सिलेक्शन या फंड रिटेनमेंट होती है। लेकिन फंड रिटेनमेंट के लिए सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन फ्यूचर परफॉर्मेंस देखना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला, उदाहरण के तौर पे कुछ फंड से, जैसे 2019 में सबसे बेस्ट फंड लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप हुआ करता था, लेकिन वही 2020 में कैनरा रेबोका का लार्ज कैप फंड सबसे अच्छा फंड हुआ। 21 में फ्रैंकलिन इंडिया का हुआ, 22 और 23 में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड रहा। तो हर साल दर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहते हैं। नॉट नेसेसरी कि आज के साल में जो बेस्ट फंड है अगले साल वही बेस्ट फंड होगा, वो दूसरे तीसरे या पांचवें पोजीशन पे भी हो सकता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस पे इतना गौर नहीं देना चाहिए, फ्यूचर परफॉर्मेंस पे ज्यादा गौर देना चाहिए। 50-50% का रेशियो भी रख सकते हो पास्ट एंड फ्यूचर इंडिकेटर्स पे, जब आप किसी फंड की जांच करते हैं। और जैसे मैं कह रहा था, रिस्क देखना भी जरूरी है। रिस्क देखने के लिए फंड का बीटा देखना जरूरी है और स्टैंडर्ड डिविएशन देखना जरूरी है। तो ये 3-4 चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। ओके, तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद सिर्फ रिटर्न के लिहाज से ही आपको
अपना पोर्टफोलियो रिव्यू का डिसीजन बेस नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसा बताया ऋषिकेश ने कि 2019 में जो टॉप फंड था, 2020 में वो टॉप फंड नहीं था। दैट मीन्स सिर्फ रिटर्न के लिहाज से एक फंड कोई टॉप फंड नहीं बनता है, उसमें और भी बहुत सारे पैमाने होते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, बेंचमार्क से कैसा बेटर किया है, ये कुछ बड़े पैमाने हैं जिसको देखने की जरूरत है। इनफैक्ट रीबैलेंसिंग के टाइम पे ऋषिकेश, अगर मानिए किसी का इक्विटी टू डेट का जो एक तालमेल है वो बिगड़ गया है, मतलब कितने परसेंटेज तक अगर ये जो इक्वेशन है अगर बदलती है तब जाकर किसी को रीबैलेंस करना चाहिए? करीबन 20% से ऊपर अगर चेंज होता है तो उस समय पे हमको एसेट एलोकेशन वापस रीबैलेंस करनी बहुत जरूरी होती है। समझो 80% इक्विटी में है और 20% एक डेट में है, तो समझो 85-86% हो जाता है। तो देखना बहुत जरूरी है कि चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो रीबैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। रीबैलेंस करने वक्त लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि आपका मार्केट कैप एलोकेशन स्क्यू ना हो जाए। तो जो लार्ज कैप में 50, मिड कैप में 30 और स्मॉल कैप में 20 की हम बात करते हैं, वो रिटेन होना बहुत जरूरी होता है। फिर एएमसी लेवल पे एलोकेशन कितना है, कोई भी एएमसी में 25% से ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी होता है। पर जब भी आप रीबैलेंस करो, सबसे अहम चीज ये होती है, जैसे क्षितिज जी ने भी कहा, कि कॉस्ट कितनी आ रही है। क्योंकि एक साल के अंदर करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, एग्जिट लोड भी लगने की गुंजाइश है। तो ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है जब आप रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो करते हैं। ओके, तो रीबैलेंसिंग में कुछ खास बातें हैं जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। ऋषिकेश, इस बार तो गोल्ड में भी निवेश के काफी अच्छे मौके आए, गोल्ड की कीमतें तो आसमान छूती हुई नजर आई, तो क्या गोल्ड में भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? जैसे हमने पहले भी कहा था कि गोल्ड में स्ट्रेटेजी बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक साल में एवरेशन अच्छा रिटर्न आया हुआ है। लेकिन हम 2001 से लेके अब तक देखें तो करीबन 7 से 8% का रिटर्न आया है गोल्ड में, लेकिन उसका रिस्क जो स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से गिना जाता है वो करीबन 7 से 8% रहा है। बल्कि अगर हम एफिशिएंसी देखें तो रिटर्न बाय रिस्क देखें तो उसका रेशियो करीबन 1.12 आता है। अगर हम उसी इक्विटी देखें तो इक्विटी उसी कालावधि के लिए उसने 12.5-13% का रिटर्न दिया है एट अ रिस्क ऑफ अराउंड 11-12% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर कंपेरेबल देखें तो इक्विटी काफी प्रॉमिसिंग रहा है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। हाँ, कभी कभी स्पर्ट्स ऑफ मोमेंट में गोल्ड अच्छा रिटर्न दे भी देता है, लेकिन फ्रॉम अ लॉन्गर स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव इक्विटी में निवेश करना चाहिए। और अगर किसी को गोल्ड में निवेश करना ही है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में के थ्रू करना चाहिए और 5% से ऊपर करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो ये इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड में आप कैसी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं पोर्टफोलियो में इन टर्म्स ऑफ, अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं, कुछ रीबैलेंस करना चाहते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये रह सकती है आपकी खास स्ट्रैटेजी अगले आने वाले 6 महीने 1 साल तक के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका ऋषिकेश, और साथ ही क्षितिज भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।